ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी. Okay, so in last class we have seen the example of closure set of an attribute. क्या क्लोजर सेट होता है, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स क्या है, ये चीज हमने एग्जांपल के थ्रू लास्ट क्लास में पढ़ा था. ओके ना. तो आज हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक इक्विवेलेंस चेक कैसे करना है. मतलब कि जैसे एक डेटाबेस में कुछ एट्रीब्यूट्स है और उसमें से हमको दिया गया है कि दो डिफरेंट सेट, तो उसको हम कैसे उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करें. इधर वो एक के साथ एक इक्वल है या फिर सबसेट है या फिर नॉट इक्वल है, ये सब चीज हमको चेक करना है. So how we will find that thing, we will see in this example. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि R एक डेटाबेस है जहाँ पे कुछ वैल्यूज है ABCDEH. और F जो है, F डिफाइन करता है कि जहाँ पे A इम्प्लाई करेगा C को, AC इम्प्लाई करेगा D, E इम्प्लाई करेगा AD, और E इम्प्लाई कर रहा है H को. ओके, तो क्या चेक करना है यहाँ पे कि आइदर F इज द सबसेट ऑफ G. ठीक है, जो ऑप्शन है यहाँ पे देख लो कि हमें ये चेक करना है आइदर A इज द सबसेट ऑफ G, और सॉरी F इज द सबसेट ऑफ G, G इज द सबसेट ऑफ F, और F इज इक्वल्स टू G और F इज नॉट इक्वल्स टू G. ठीक है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है. लेकिन ये चेक करेंगे क्या, कैसे हम इक्विवेलेंस को फॉलो करते हुए, मतलब कि अगर एफ का जो वैल्यू होगा वो हम जी से डिराइव करेंगे. ठीक है, जी का जो डिपेंडेंसी दिया गया है उसी से हम एफ का वैल्यू डिफाइन करेंगे और फर्दर चेक करेंगे कि आइदर एफ इज द सबसेट ऑफ जी और नॉट. ओके, सिमिलरली जी के साइड से भी हम करेंगे कि जी का जो डिपेंडेंसीज है उसको हम वाया एफ से चेक करेंगे. ठीक है, और देखेंगे कि आइदर जी इज द सबसेट ऑफ एफ और नॉट. ओके, सो फर्स्ट आप देख सकते हो कि एफ के वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वी हैव टू कंप्यूट ऑल द लेफ्ट साइड वैल्यू. क्यों? क्योंकि जैसे देखना कि क्यों हम ये इक्विवेलेंस कर रहे हैं. ठीक है, सपोज दो पर्सन है और उनको सपोज मतलब कि रनिंग कंपटीशन है, तो हम दोनों पर्सन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि डेस्टिनेशन सेम है लेकिन उन लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट भी तो सेम होना चाहिए, मतलब एक ही जगह से दौड़ना चाहिए, तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन फर्स्ट है कौन रनर अप है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है, आपके पास रिलेशन दिया गया है. अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन पता करना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट भी आपको सेम रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज को फॉलो किया कि रिलेशनल डेटाबेस में जितने सारे टपल्स है उसका जो जो रिलेशन दिया गया है, क्या करेंगे जैसे एफ के लिए जितने भी डिपेंडेंसीज है उसका लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज है उसको कंप्यूट करेंगे, और जी के केस में भी जी का जो लेफ्ट साइड का वैल्यूज है उसको हम कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि आइदर जी और एफ बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अनदर और नॉट. ओके, और आइदर एफ इज इक्वल्स टू जस्ट जी or if is not equals to G. Okay. So if I have to compute the value of f, then I have to compute the मतलब हमको क्या करना है कि G का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है.
तो हमने क्या किया, फर्स्ट देखो एफ लेफ्ट साइड का वैल्यू था उसको कंप्यूट करना है। तो ए का एफ का लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या क्या है, ए है, ए सी है, ई है और ई है। ठीक है, तो ए का क्लोजर निकालना है, ए सी का क्लोजर निकालना है और ई का भी क्लोजर निकालना है। कैसे निकालेंगे कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। ओके, तो जी में क्या डिपेंडेंसीज है, जी क्या इम्प्लाई करता है, जी में वैल्यू है ए जो इम्प्लाई करता है सी डी को, ई है जो इम्प्लाई करता है ए एच को। ओके, तो इसमें अगर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें तो ए का क्लोजर में से क्या निकल आ सकता है, ए खुद आएगा। ओके, एंड उसके साथ क्या होगा, ए क्या कंप्यूट कर रहा है, ए सी डी को कंप्यूट कर रहा है, तो ए सी डी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट देखो लेफ्ट साइड वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड वैल्यू ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पे एफ लेफ्ट साइड क्या है, एसी, एसी का क्लोजर है, कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जी। और जी में हम देख रहे हैं, जी में देखो सिर्फ ए का आप वहां से डिपेंडेंसी निकाल सकते हो। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, सी डी। और एसी, एसी में क्या है, एसी खुद एसी तो आएगा ही। हम्म, एसी खुद आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ए से सी डी, सी तो ऑलरेडी है तो डी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या अप्लाई कर रहा था, सी साइड से, जी के साइड से सी डी, सी लेकिन ऑलरेडी आ रहा है एसी के वजह से। ओके, एंड डी ऐड हो जाएगा। मतलब किसी चीज का किसी भी क्लोजर निकालना हो तो वो खुद तो रहेगा ही, वो जो अप्लाई करके ऐड हो जाता है, ये तो पता है आप लोग। तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि एफ का खुद का वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इक्विवेलेंस चेक कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ जी। क्यों, क्योंकि हमको एफ एंड जी का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट ई का अगर क्लोजर निकालना है तो ई अकेला खुद रहेगा। ठीक है, जी के साइड से हम देख रहे हैं ई क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए एंड एच। ओके, तो ई ए एच। अब क्या ई ए एच में से और कुछ हम निकाल सकते हैं कि हाँ, ए भी इम्प्लाई कर रहा है क्या, सी डी। ठीक है, तो ई ए एच सी डी। तो यहाँ पे एक चीज देखना आप, अ, हम ये चेक कर रहे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है कि पावर चेक कर रहे हैं, इधर एफ का जो पावर है वो क्या जी के पावर में से भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मतलब देखो कि ए का क्लोजर जो भी है, एक का क्लोजर हम देख रहे थे एफ के साइड से सी आ रहा था। ठीक है, तो इधर से भी हम एक्सट्रैक्ट करके देखें कि जी का वैल्यू लेके भी हम चेक करें तो एफ में से तो सी आ ही रहा है, एफ का क्लोजर सी आ ही रहा है। तो मतलब एफ इज फंक्शनली आप देख सकते हो कि द सबसेट ऑफ जी। ठीक है, नेक्स्ट ए, इस केस में भी हम चेक करेंगे क्या कि एफ के साइड से ए सी क्या ड्रैग कर रहा था, ए सी डी का वैल्यू ड्रैग कर रहा था। तो जी के साइड से भी अगर चेक करना है तो क्या ए सी डी को ड्रैग कर रहा है कि हाँ एसी का क्लोजर हम निकाले द हेल्प ऑफ जी, देन हम देख रहे हैं हाँ यहाँ पे भी हमारा डी का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हम चेक करें कि एफ के क्लोजर, सॉरी, हाँ, एफ के क्लोजर में भी जो वैल्यू था, एफ के एफ जो फंक्शनली डिपेंडेंसी दिखा रहा था, जी जी भी क्या वो चीज दिखा रहा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से आ, हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर देखो ई, ई का वैल्यू क्या दे रहा था, ए डी एंड एच। ओके ना, एफ के साइड से। तो जी से भी अगर हम बैलेंस चेक करके देख रहे हैं कि हाँ इधर में ए डी भी आ रहा है और एच भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एफ इज द सबसेट ऑफ जी। क्यों, क्योंकि हर एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। ओके, अब
जी के केस में क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो you have to compute all the left side values of g with the help of f. ओके, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ए का अगर क्लोजर निकालना है, ए का क्लोजर निकाल पाएंगे और ई का क्लोजर निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो इक्विवेलेंस कैसे चेक करेंगे, ए का क्लोजर अब एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चेक करना है। ए क्या इम्प्लाई कर रहा था, सी को इम्प्लाई कर रहा था। अच्छा, ए का क्लोजर क्या होगा, खुद ए आ जाएगा। ओके, अच्छा, ए सी को इम्प्लाई कर रहा था और ए सी डी को इम्प्लाई कर रहा था। ए से तो हमको सी मिल जाएगा और खुद ए सी क्या इम्प्लाई कर रहा है, डी, तो ए सी डी ए का क्लोजर वैल्यू आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है, ई को भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ई का क्लोजर अगर निकालना तो ई, इससे क्या था, ई खुद आएगा, ई में से क्या डिपेंडेंसीज था, देखिए अच्छा जिसका कहाँ लेफ्ट हो गए हैं। विजय कुमार, पायल कुमारी, ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ, तो ई का क्लोजर था, उसमें से ई का वैल्यू आ रहा है, ओके, और ई क्या डिफाइन कर रहा है, ई से हम एडी एडी निकाल सकते हैं, तो एडी भी आ जाएगा। अच्छा, और देखो, ई से हम एच भी निकाल सकते हैं, एच आ जाएगा, और ए में से हम क्या निकाल सकते थे, सी को, ठीक है। तो ADHCE सभी हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे। तो क्या हो रहा है कि जी का जो भी वैल्यू था, जी का जो भी वैल्यू था, तो वो हम देख रहे हैं कि जी में से जी सेट का ए जो इम्प्लाई कर रहा था सी डी, तो एफ से भी अगर हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें तो ए का क्लोजर जो आ रहा है उसमें भी सी डी हम वहां से भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर ई का क्लोजर भी जब हम देख रहे हैं कि ई का पहले वैल्यू जी में क्या था, एच था, और ई को अगर क्लोजर निकाले तो विद द हेल्प ऑफ एफ, तो एफ से ई में क्या क्या था, ए डी था, एच था, तो इधर भी हम देख रहे हैं ए डी एंड एच है, ठीक। तो हम बता सकते हैं कि जी इज द सबसेट ऑफ एफ। ओके, तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि एफ में जो एफ जो जो काम कर पा रहा है, जी भी सेम काम कर पा रहा है, ठीक है ना। एफ का जो भी क्या बोले कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जी में भी हम उसका सेम सेम इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं यूजिंग द पावर ऑफ जी, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। और सिमिलरली यूजिंग द पावर ऑफ f we can say the value of g, okay. So then we can say that f is also subset of g and g is also the subset of f. तो इस केस में अगर दो सेटिस्फाई होता है तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हम बोल सकते हैं कि f is equals to g, ओके। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि अगर रिलेशनशिप डिफरेंट हो और डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो और उसका रिलेशन एस्टेब्लिश किया हो, उसको हम कैसे मतलब मार्ज करके उसको इवोल्यूट करके इक्विवेलेंस चेक करके हम उसको रिजल्ट तक पहुंचे, ओके। तो ये मेथोडोलॉजी है इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा, नेक्स्ट जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का और एक कंसेप्ट, canonical cover, canonical form of given set of functional dependency। अच्छा, फर्स्ट canonical क्या होता है ये समझना है कि सपोज कि अल्फा एक वैल्यू है, अल्फा इम्प्लाइज बीटा, ओके। तो रिडंडेंसी वहां पे क्या है वो हमको चेक करना होगा। रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि जैसे अल्फा का कितना वैल्यू है जिसमें से
अल्फा का वैल्यू में से बीटा डिपेंडेंट है, और बीटा का कितना वैल्यू है जिससे अल्फा डिपेंडेंट होगा, और आइदर अल्फा इम्प्लाइज बीटा, ऑल द, मतलब ये पूरा रिलेशन क्या रिडंडेंसी है वो चेक करना है। कैनोनिकल कवर, रिडंडेंसी मतलब कि क्या होता है कि आप जिस वैल्यू के लिए एक रिलेशन को आप क्या बोल रहे हो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, अगर उसके बिना भी आप उस कर पा रहे हो तब वो वैल्यू का जरूरत नहीं है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि रिडंडेंट वैल्यू। मतलब कि एक रिलेशन पहले से दिया गया है, ठीक है, और उसके हेल्प से आप एक रिलेशन को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा जाए कि प्रीवियस जो रिलेशन था उसको जरूरत ही नहीं है, आप जो मतलब नए वाले रिलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रीवियस जो भी एग्जीक्यूशन था उसको जरूरत नहीं है, तब आप बोल सकते हो कि प्रीवियस वाला जो इम्प्लीमेंटेशन था वो रिडंडेंट है। ओके, सो मतलब ऐसा है कि मतलब आप बोल सकते हो ऐसे कि इफ द dependency is redundant, then the dependency is present or absent, that should not affect the power of the closure. ओके, अगर वहां पे मतलब आपको डिपेंडेंसी चेक करना है तो अगर वो डिपेंडेंट जाता है तो आप उसके पावर, मतलब पावर से टाइम इधर वो प्रेजेंट है और एब्सेंट है, वो कितना मैटर करता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे कुछ इसका कंडीशन दिया गया है कि कैनोनिकल कवर क्या है, विजिबल है ये, हाँ। अच्छा, कैनोनिकल कवर मतलब कि देखो यहाँ पे बोला गया है कैनोनिकल कवर फॉर एफ इज ए सेट ऑफ डिपेंडेंसीज एफ सी सच दैट एफ लॉजिकली implies all dependencies in fc and fc is logically implies all dependencies in f and no functional dependency in fc contains an extraneous attribute. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे देखा कि क्या कि एफ इज लॉजिकली इम्प्लाइज ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ एफ सी, ठीक है, ये दो चीजें जो है, और एफ सी इज लॉजिकली इम्प्लाइज ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ एफ। अच्छा, एक चीज आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कहा था कि डिकम्पोजिशन रूल, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जैसे अल्फा इम्प्लाइज बीटा गामा, ओके, तो कैन अल्फा इम्प्लाइज बीटा और अल्फा इम्प्लाइज गामा सेपरेटली? डिकम्पोजिशन रूल में क्या होता है कि अल्फा अगर बीटा और गामा को इम्प्लाई करता है तो सेपरेटली अल्फा कैन इम्प्लाई बीटा एंड अल्फा कैन इम्प्लाई गामा, ओके। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि अल्फा बीटा इम्प्लाइज गामा, तो क्या अल्फा इम्प्लाइज गामा एंड बीटा इम्प्लाइज गामा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज डिकम्पोजिशन में लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो कि सेकेंडरी रूल्स है एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स का, ठीक है। तो उसी को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हमने किया। कैनोनिकल कवर में क्या होता है, देखो कि एक डेटाबेस है आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके। तो जहाँ पे रिलेशन क्या है, एक्स इम्प्लाइज डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड इम्प्लाइज एक्स वाई एंड y implies wxz, ठीक है। अच्छा, आपको ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, क्या बोला है कि आपको ये चेक करना है आइदर ये कैनोनिकल फॉर्म को एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। कैनोनिकल मीन्स क्या होता है कि मिनिमल सेट ऑफ रिडंडेंसी, we have to find minimal set of redundancy depending on what, कि देखेंगे कि कैसे कि either f is logically implies the dependencies of fc, और fc means जो क्लोजर आप निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे सेट f है
फंक्शनली डिपेंडेंट उसका मतलब एक सेट है एफ, और उसका लॉजिकल इम्प्लाइज जो एफ सी मतलब उसका क्लोजर आ रहा है, क्या वो इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं, वो डिपेंडेंसी सेट हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। लेकिन वहाँ पे कोई एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। जैसे कि डिकम्पोजिशन रूल में मैंने जैसे बताया कि अल्फा बीटा गामा को सेपरेटली चेक कर सकता है, लेकिन अल्फा बीटा अकेला अगर इम्प्लाइज करता है गामा को, तो सेपरेटली अल्फा एंड बीटा दोनों नहीं इम्प्लाई कर सकता है गामा को। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि x इम्प्लाइज w, wz implies x, wz implies y, y implies w, y implies x and y implies z। तो आपको ये जो 6 यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, तो क्या ये आप बोल सकते हो क्या ये कैनोनिकल कवर को इम्प्लाई करता है कि नहीं? कैनोनिकल मीन्स हमको मिनिमल सेट ऑफ रिडंडेंसी फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई थिंक दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, ओके। तो देखो यहाँ से अगर हम x का क्लोजर निकाले, तो x का क्लोजर क्या होगा? x का क्लोजर क्या होगा? x, और x क्या इम्प्लाई कर रहा था? w। ओके, तो x w, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गिवन रूल है, ठीक है, जो जहाँ पे मैंने ये कर्सर को लेके गया, x इम्प्लाइज w, इसको अगर हम क्या बोले, इसको अगर ना ले, ये जो लॉजिक है, इसको अगर विदाउट दिस लॉजिक अगर हमको x का क्लोजर निकालना है, निकाल सकते सिर्फ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसको छोड़ के इसका हेल्प ना लेके अगर निकाले, तो x का वैल्यू x ही आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि x का क्लोजर वैल्यू दोनों टाइम डिफरेंट है। तो क्या ये हो सकता है कि x का क्लोजर वैल्यू दोनों टाइम डिफरेंट है? इसको हम कैनोनिकल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यू तो नहीं आ सकता, सेम वैल्यू आना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है, ये एसेंशियल रिलेशन है। x implies w is the essential relation. Without this relation हम x का क्लोजर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। अभी समझ में आया? मतलब कैनोनिकल कवर क्या बोलता है कि whenever a user updates a database, the system must check whether any of the functional dependency are getting violated in this process or not. ओके, तो अगर वो चाहिए तो वो हमको इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो नहीं चाहिए, ठीक है, वो डिपेंडेंसी अगर वैलिड ना हो, तो उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है कि हाँ, उस डिपेंडेंसी के मतलब अलावा भी हम कोई भी रिलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू सेम आना चाहिए, रिजल्ट मेरा सेम आएगा। रिजल्ट अगर हमारा सेम आता है और एक डिपेंडेंसी को हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम उसको कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल कवर यही सेट करता है कि कौन सा डिपेंडेंसी वायलेट हो रहा है। अगर उसको नहीं चाहिए तो हम उसको क्लोजर से निकालने के टाइम उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, मैम एक बार फिर से अच्छा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, हाँ देखो, जैसे एक्स इम्प्लाई, ये तो गिवन है, ठीक है, ये जो क्या बोले रिलेशन है, ये गिवन है। तो इसमें से हमें कैनोनिकल निकालना है, कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि x का क्लोजर हमको निकालना है। x का क्लोजर जो है वो क्या सेट कर पा रहा है? x, एंड यूजिंग दिस रिलेशन x और w होगा x का क्लोजर। क्यों? x क्या कर रहा था यहाँ पे? x इम्प्लाइज w। ओके, तो हाँ, अच्छा देखो, तो अब सपोज मान लो कि ये जो है x इम्प्लाइज w, ये नहीं है,
ठीक है। इसको अगर ना with this expression, with this help of this expression हमने x का क्लोजर निकाला xw। अब अगर समझ लो कि ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है तो हम x का जो क्लोजर है वो निकालेंगे, सिर्फ x ही आएगा। तो इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि x का क्लोजर जो रिजल्ट आ रहा है वो एक बार xw आ रहा है और एक बार x आ रहा है। तो क्या ये हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू आ रहा है वो तो सही नहीं है, क्योंकि x का क्लोजर xw आना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये एसेंशियल रिलेशन है। ओके, विदाउट दिस रिलेशन हम x का क्लोजर वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम ये निकाल सकते कि हाँ x का क्लोजर वैल्यू x एंड w होगा। नेक्स्ट वाला देखो और भी क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे WZ का क्लोजर है, WZ में से अगर क्लोजर निकाले तो WZ खुद आएगा। WZ क्या इम्प्लाई कर रहा था? x को इम्प्लाई कर रहा था, तो x खुद आएगा, WZ x, एंड WZ और भी इम्प्लाई कर रहा था y को, तो y भी आ जाएगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट अगर ये जो जहां पे मैंने क्रॉस किया है बॉक्स करके ठीक है, तो ये WZ इम्प्लाइज x, इस रिलेशन को सपोज मान लो ये वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और इसके विदाउट दिस हेल्प हमने फिर से WZ को निकाला। तो जब WZ का नेक्स्ट टाइम जो क्लोजर होगा वो क्या आएगा? WZ तो खुद आ रहा है, WZ क्या इम्प्लाइज कर रहा था? पहला वाला, ये वाला हट गया, ठीक है, जो क्रॉस लगा हुआ है ये वाला हट गया। अब सिर्फ इसमें से आप निकाल पा रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर WZ निकालोगे तो WZ तो है ही, WZ इम्प्लाई कर रहा था y आ जाएगा। ओके और अब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, y इम्प्लाइज कर रहा है x, जितना भी रिलेशन है आप सबको चेक कर पाओगे, ठीक है। y इम्प्लाइज w तो था पहले से, तो w है ही, y इम्प्लाइज x, x कर पाओगे, z तो ऑलरेडी था। तो आप क्या देख रहे हो, WZ का क्लोजर जो है WZ y x, जो पहले भी निकल रहा था अभी भी निकल रहा है, विदाउट दिस रिलेशन। विदाउट दिस रिलेशन, ये रिलेशन अगर नहीं हो, WZ इम्प्लाइज x, तब भी हम बाकी के जो जो इंफॉर्मेशन है उससे भी हम WZ का क्लोजर निकाल सकते हैं, जो कि सेम वैल्यू हमको जनरेट करके दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि तो अब क्या हो जाएगा, WZ इम्प्लाइज x, दिस इज द रिडंडेंट वैल्यू। ओके सो रिडंडेंसी किसको कह रहे हैं कि हम उस वैल्यू को इग्नोर कर पा रहे हैं कि जो एसेंशियल नहीं है। विदाउट दैट रिलेशन अगर हम कोई भी क्लोजर सेट को निकाल पा रहे हैं तो वो वाला जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। वो रिलेशन को हम रिडंडेंट बोल रहे हैं। ओके सो ये जो कंसेप्ट है ये कैनोनिकल कवर में सेट होता है। देखो नेक्स्ट टाइम फिर से अगर हम WZ निकाले, WZ और ये तो डिलीट हो ही गया था, इसको भी अगर डिलीट कर दे तो WZ खुद क्या देगा, सिर्फ WZ ही रिप्रेजेंट कर पाएगा। समझ पा रहे हो? तो मतलब देखो ये जो WZ इम्प्लाइज y, WZ इम्प्लाइज y अगर रहता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, y भी आ जाता, और y इम्प्लाइज x तो x भी आ जाता। तो WZ इम्प्लाइज y ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको हम कट आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये रिडंडेंट नहीं होगा। लेकिन विदाउट दिस इंफॉर्मेशन जैसे WZ इम्प्लाइज x, इसको हम रिडंडेंट बोल सकते। क्यों? विदाउट दिस इंफॉर्मेशन और बाकी के जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे भी हम WZ का वैल्यू निकाल पा रहे थे। लेकिन WZ इम्प्लाइज y अगर ना हो तो हम WZ का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ओके इसलिए इस मतलब इसी टाइप से हम कोई भी रिलेशन को बोल सकते हैं कि क्या वो रिडंडेंट है या नहीं। ठीक है अच्छा, तो WZ का क्लोजर हो गया यहाँ तक। अब देखो y का क्लोजर निकालना है। सिमिलरली y का अगर क्लोजर निकाले तो y खुद आएगा।
हाँ, अच्छा y क्या क्या इम्प्लाई कर रहा था, WXZ, तो WXZ आ गया। अब सपोज y का जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने इग्नोर कर दिया, क्या कि y इम्प्लाइज w। अब हमको फिर से y का क्लोजर निकालना है, मतलब वी हैव टू इग्नोर एवरी वैल्यू वन बाय वन, ठीक है। और जो एसेंशियल नहीं है उसको हम उसी टाइम पे ही कट आउट कर देंगे, उसका रिडंडेंट उसी टाइम पे उसको रिडंडेंसी मतलब डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि y जो इम्प्लाई कर रहा था w, उसको मैंने पहले क्या किया, उसको क्रॉस कर दिया कि ये वाला रिलेशन हम अगर ना ले और यूजिंग द हेल्प ऑफ y इम्प्लाइज x एंड y इम्प्लाइज z, उससे क्या y का क्लोजर निकाल सकते हैं कि देख रहे हैं कि हाँ y का क्लोजर तो y खुद है, y इम्प्लाइज कर रहा था x एंड z को, वो भी रहेगा, x खुद इम्प्लाई कर रहा था w को, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ सेम वैल्यू तो आ रहा है x y z w, जो पहले भी आ रहा था, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि y इम्प्लाइज w, ये वाला रिलेशन अगर रिडंडेंट हो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम y का क्लोजर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाकी के जितने भी रिलेशन है। मतलब ये तो पहले ही कट आउट हो गया, अब ये कट आउट हो गया, तो बाकी के 4 जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे हम निकाल पा रहे हैं वैल्यू, ओके। नेक्स्ट अगर चेक करें कि y का क्लोजर क्या होगा, y खुद आ जाएगा, ठीक है, और z होगा। अगर इसको हम अगर कट आउट करें, मान लो कि y इम्प्लाइज x अगर ना रहे, तो उस केस में y एंड y क्या इम्प्लाई कर रहा था, z। तो देखो और हम कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ से, एक तो WZ होगा और एक x ही होगा, तो वो तो नहीं है, सिर्फ z कुछ इम्प्लाई नहीं कर पा रहा, तो वैल्यू देखो सेम नहीं आ रहा है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन हम कट आउट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओके। सो ऐसे हम देख रहे हैं कि हर एक रिलेशन जो है क्या वो रिडंडेंट है या नहीं, तो जो रिडंडेंट है उसी टाइम हम उसको क्या कट आउट कर दे रहे हैं, ओके। फिर सिमिलरली ये भी देखिए कि y का क्लोजर और एक बार निकाले तो y आ जाएगा, और y इम्प्लाई कर रहा था x इम्प्लाइज w, तब भी मेरा क्या z यहाँ पे गायब है। तो y इम्प्लाइज x एंड y इम्प्लाइज z, ये दो इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, इसको हम कट आउट नहीं कर सकते, ये रिडंडेंट नहीं बोल सकते। रिडंडेंट सिर्फ यही हो सकता है, इधर y इम्प्लाइज w, अगर उसको हम क्रॉस कर दे तो वो नहीं भी रहे तो हम y का क्लोजर निकाल सकते हैं, ओके। तो अब देखो क्या कौन कौन सा रिलेशन कट आउट हो गया, WZ इम्प्लाइज x, y इम्प्लाइज w। तो अभी जो रिजल्ट आया मेरा कि कौन कौन सा रिलेशन रह गया, x इम्प्लाइज w, WZ इम्प्लाइज y इम्प्लाइज x एंड y इम्प्लाइज z, यहाँ से हम पता कर पा रहे, ओके। अच्छा, अब जो चीज मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन रूल, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था कि अल्फा अगर इम्प्लाई करता है बीटा गामा को, तो अल्फा खुद बीटा को इम्प्लाई करेगा एंड अल्फा गामा को भी इम्प्लाई कर सकता है सेपरेटली, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा एक साथ है, सपोज WZ को हम ये तो इंडिपेंडेंटली है, इसमें से हम रिडंडेंसी चेक करने का कोई मतलब नहीं है कि x इम्प्लाइज w, y इम्प्लाइज x, y इम्प्लाइज z। लेकिन यहाँ पे देखो WZ जो है, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, WZ में से WZ इम्प्लाइज y, तो यहाँ पे हमको डिकम्पोजिशन का मेथोडोलॉजी चेक करना है, क्या अलग अलग W एंड Z y को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि डिकम्पोजिशन रूल यही बोलता है कि अल्फा बीटा अगर इम्प्लाइज करता है गामा को, तो अल्फा सेपरेटली गामा को इम्प्लाइज नहीं कर पाएगा, ओके, एंड बीटा भी सेपरेटली गामा को इम्प्लाई नहीं कर पाएगा। तो अल्फा यहाँ पे वही चीज है कि WZ का क्लोजर अगर निकाले